हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम डे 13 में डिस्कस करने वाले हैं बैंक समाधान विवरण पत्र। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का पर्पज केवल यही था कि उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, और बिना आपकी हेल्प के ये नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि आई वी नीड योर हेल्प। चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे बीपीएससी के, तो वहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू। बैंक समाधान विवरण किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण पत्र क्यों तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा रोकड़ बही के शेष का समाधान करने के लिए, रिकंसिलिएशन द बैंक ऑफ कैश बुक, और रिकंसिलिएशन द बैलेंस ऑफ पासबुक, और मेक फेवरेबल द बैलेंस ऑफ कैश बुक, रोकड़ का शेष को अनुकूल बनाने के लिए, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी ने भी पूछा है इसको। तो आप देखें, देखिए रोकड़ बही के शेष का समाधान करने के लिए पहली बात, पासबुक के शेष का समाधान करने के लिए दूसरी बात, और रोकड़ बही के शेष को अनुकूल बनाने के लिए तीसरी बात। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने प्रीवियस पेपर में पूछा भी हुआ है। तो आपको जो पेपर मिल जाएगा ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर हक आपके पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पेपर आपको मिल जाएगा। सभी पेपर सभी नोट्स आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हक आपका चैनल आपको जो है सब सब्सक्राइब करना है, उसकी आपको मेंबरशिप लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो वहां पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ रोकड़ बही की बात हुई है, कैश समाधान की बात हुई है, तो ये सब क्या होते हैं? तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए कोई भी अकाउंट होल्डर हो, जब वो अपना अकाउंट ओपन करता है बैंक में, तो वो क्या करता है? अपने पास एक बनाकर रखता है, कैश बुक को अपने पास बनाता है, कैश बुक। तो वो कैश बुक अपने यहाँ बनाता है। कैश बुक में उसकी क्या होते हैं? दो साइड होती है कैश बुक में, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी होती है उसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों में ही वो एंट्री करता है। उसके एंट्री करने का तरीका क्या होता है? जब भी वो बैंक में पैसा जमा करता है तो अपने डेबिट में लिखता है, अपने यहाँ क्या करता है? वो कैश बुक में वो डेबिट साइड में लिख देता है जहां भी उसने पैसा जमा किया। मान लेते हैं उसने 10,000, आपने 1,000 रुपये जमा करे, तो वो 1,000 को यहाँ पर लिख देगा और इधर लिख देगा टू। टू क्या, जहां से गए हैं, अगर बैंक में गए हैं तो टू बैंक अकाउंट। वो इस तरह से अपने यहाँ पर एंट्री कर देता है। बैंक क्या करता है? बैंक अपने यहाँ पर बनाकर रखता है उस अकाउंट को, जो कस्टमर का अकाउंट होता है। जैसे मान लेते हैं ए था, तो ए का जो अकाउंट्स होगा, तो ये बैंक के लिए क्या होगा? एज अकाउंट। एज अकाउंट ए के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ए के लिए बैंक के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक में जो आप पैसा जमा करें बैंक को वो वापस करना पड़ेगा। तो बैंक अपने यहाँ क्या करेगा? लाइबिलिटी को कहाँ लिखता है? क्रेडिट में। तो बैंक अपने यहाँ पर क्या लिखेगा? 1,000 रुपए को यहाँ पर लिख देता है और लिख देता है बाय कैश, कैश आया है। अब यहाँ बात क्या है? अब यहाँ पर बात ये है कि आप देखेंगे कि जो आपकी अकाउंट है, बैंक के यहाँ पर अकाउंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। किसको? ये जो अकाउंट बनाया है बैंक ने। अब बैंक जो ये स्टेटमेंट बना रहा है, तो इसमें केवल आप हमेशा याद रखेंगे, इसमें केवल बैंक ही एंट्री कर सकता है। यहाँ पर कस्टमर, अगर आपका भी अकाउंट बैंक में है तो आपको पता होगा कि जो आपका अकाउंट है बैंक में, उसमें एंट्री कौन कर सकता है? केवल बैंक ही एंट्री कर सकता है। आप जमा कर रहे हैं पैसा, आप निकाल रहे हैं पैसा, वो सब आप नहीं कर सकते, केवल बैंक कर सकता है। अब आपको कैसे पता चलता है? तो बैंक क्या करता है? बैंक इस स्टेटमेंट की एक फोटोकॉपी आपको देता है, जिसको बोलते हैं बैंक पासबुक। जिसको बोलते हैं बैंक पासबुक, उसको कहते हैं। बैंक पासबुक क्या है? ये आपके अकाउंट का स्टेटमेंट होता है, जिसमें बैंक समय समय पर जिसमें बैंक समय समय पर एंट्री करता है। तो केवल इसको आप देख सकते हैं, इसको आप
इसको आप केवल देख सकते हैं, ना ही इसमें आप लिख सकते हैं, ना ही इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी पैसा आप जमा करने जा रहे हैं, आप कहाँ करेंगे? कैश बुक में। जो भी पैसा आप निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? आप कैश बुक में ही लिखेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जैसे ही हम स्टेटमेंट लाते हैं, मतलब एंट्री करा के लाते हैं अपनी पासबुक में, तो पता चलता है कि भई हमारी कैश बुक में तो हमारे घर पर तो लिखा हुआ था 10,000 रुपए, लेकिन बैंक में जैसे ही हम एंट्री कराकर देखते हैं, तो वहाँ पर देखता है, वहाँ मिलता है हमें 8,000 रुपए। आखिर ये डिफरेंस क्यों आया? भाई हमने जो 10,000 रुपए जमा किए थे बैंक में, हमारी तरफ से जमा है 10,000 रुपए, कौन कह रहा है? हमारी कैश बुक कह रही है। कैश बुक कहाँ होती है? हमारे घर पर होती है, हमारे घर पर लिखी होती है। हम इसको घर पर ही एंट्री करते हैं। लेकिन बैंक में जो हमने देखा, बैंक की पासबुक देखी, बैंक से एंट्री कराई, तो बैंक में हमारे 8,000 रुपए जमा थे। आखिर ये 2,000 रुपए का डिफरेंस क्यों आया? तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो कौन बनाता है इसको? इसको बनाता है अकाउंट होल्डर। क्योंकि देखिए, यदि मेरा अकाउंट बैंक में है और मेरा डिफरेंस आ रहा है अकाउंट के दोनों में, मतलब कैश बुक में और बैंक का जो स्टेटमेंट है मतलब पासबुक में, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो जरूरत मुझे है ना करेक्ट करने की। तो मैं अपनी इस कमी को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ही तो बनाऊंगा। तो इसको कौन बनाएगा? अकाउंट होल्डर। जिसका भी अकाउंट होल्डर, जो भी अकाउंट होल्डर होता है, वो इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि कैश बुक और पासबुक का दोनों का बैलेंस सेम हो जाए। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि देखिए, इसको, ये कोई अकाउंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है। इसका कोई प्रारूप नहीं होता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, कि आपको इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप इसको जैसे चाहे बना सकते हैं। आपका अगर न्यूमेरिकल आप इसके देखेंगे, तो न्यूमेरिकल भी आपको कई मेथड से मिल जाएंगे। बट मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिसमें आपको सभी मेथड, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो सभी आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों बनाया जाता है, आई थिंक अब ये आपको क्लियर होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। जब कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है। कौन बनाता है? तो इसको बैंक, इसको बनाता है आपका अकाउंट होल्डर बनाता है, जिसका अकाउंट होता है बैंक में, जिसका अकाउंट होता है वो इसको बनाता है। तो ये भी क्लियर होगा आपको कौन बनाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अच्छा बाद में क्या होगा, दोनों के बैलेंस सही हो जाएंगे। इसमें होता क्या है, हम या तो कैश बुक के बैलेंस को लेकर चलते हैं, तो हमें फिर पासबुक का बैलेंस लाना होता है। और अगर हम पासबुक के बैलेंस को लेकर चलते हैं, तो हम कैश बुक का बैलेंस लाना होता है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर हमारा क्यों आया था, डी। तो आप समझ गए कि डी आंसर इसका क्यों आया था। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज दैट। जब आप बैलेंस शीट में आप शेष दिखाते हैं, तो वो किसका शेष होता है? वो कैश बुक का शेष होता है, पास पासबुक का शेष होगा, या समायोजित कैश होगा, एडजस्टेड कैश होगा, या आपका इसमें से कोई नहीं होगा। तो वो क्या होगा? एडजस्टेड कैश होगा। मतलब टोटल एडजस्ट करके कितना पैसा जमा था, कितना निकाला, टोटल एडजस्ट करके अब आपके पास कितना बैंक में पैसा है, तो वो होता है आपका एडजस्टेड कैश। आपका कितना कैश है, तो आप उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एज अ एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, एक एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और रह गई। देखिए, आखिर क्या कारण है, आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाते हैं, अंतर जो आते हैं, अंतर क्यों आते हैं दोनों में, अंतर क्यों आते हैं? जैसे कि आपने देखा, यहाँ 10,000 रुपये हमारा कैश बुक में था और 8,000 रुपये हमारा यहाँ बैंक स्टेटमेंट में आ रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों आ रहा था, ये अंतर क्यों आते हैं, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, फिर पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे। तो अंतर ये क्यों आएंगे, देखिए, आज समझिए बात को, अंतर कैसे आ सकता है। देखिए, आपने क्या था, आप बैंक ने आपसे डेबिट कर लिया। डेबिट का मतलब होता है बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। तो बैंक ने अपना चार्ज, अपना खर्चा काट लिया है। अब आप एक बताइए, पहली बात तो याद रखना, देखिए, इफ यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए। आप अपने स्टूडेंट को भी ये कहेंगे कि देखिए, जब बीआरएस की बात करेंगे आप, तो याद रखना, जब आप बीआरएस बना रहे हो, तो आपको उनको दो बातें बतानी है। दो बातें क्या बतानी है? आपको ये बातें बतानी है कि जिस समय की ये बात हो रही है बीआरएस की, पहली बात, उस टाइम पर नेट बैंकिंग नहीं थी, और ये जो एसएमएस जिस तरह से आते थे, इस तरह से एसएमएस नहीं आते थे। अब ये सोचकर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है।
क्या सोचकर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है? आपको ये सोचकर बनाना है कि उस टाइम पर कोई एसएमएस नहीं आते थे। आप समझिए, अगर एसएमएस आते थे तो वो तो खुद ही पता पड़ चल जाता कि हाँ भाई क्या चीज़ थी जो बैंक ने लिख ली, हमने नहीं लिखी। तो फिर गलती क्यों होती? गलती तो तब आई है ना कि तब एसएमएस नहीं थे। तो आपको याद रखना, उस टाइम पर मोबाइल नहीं था, एसएमएस नहीं आते थे। तो डिफरेंस तो अब कैसे देखिए, अब क्या हुआ ये समझिए। बैंक ने अपने यहाँ माइनस कर लिए, 200 रुपये माइनस कर लिए। क्यों? क्योंकि बैंक ने कहा कि ये मेरा बैंक चार्जेज है। क्या है ये? बैंक चार्जेज। बैंक ने अपना खर्चा ले लिया। अब बैंक ने तो अपने यहाँ पर कम कर दिया पैसा। क्यों? आपको पता चला। तो क्या अपने घर आप भी कम करेंगे जब आपको पता ही नहीं चला कि बैंक ने काट लिया? लेकिन जब आप एंट्री करा रहे हैं तो आप देखते हैं एंट्री करा के पासबुक में, भाई इसमें तो 200 रुपये कम आए हैं। तो आप फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं अपने इसको मैच करने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है, आपने किसी को गुड्स बेचा और उसको उधार बेचा। आपने आपने कह दिया कि जब आप पर पैसे हो मेरे अकाउंट में सीधे जमा कर देना। तो किसी ग्राहक ने बैंक में सीधे जमा कर दिए। अब बैंक में तो हो गए 1,000 रुपये, 500 जमा कर। अगर 500 रुपये जमा करे तो 500 रुपये जमा कर दिए बैंक में किसी ग्राहक ने डायरेक्टली। आपको क्या पता चला? नहीं पता चला। तो बैंक में तो 500 रुपये से आपका बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपके घर पर कैश बुक में नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। और क्या हो सकता है, आपने अपने बैंक से कहा है कि भाई जब भी मेरी किस्त आती है इंश्योरेंस की, जब भी बीमे की किस्त आती है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट को दे सकते हो। अब बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से काट कर आपकी इंस्टॉलमेंट दे देता है। अब बैंक ने आपकी इंस्टॉलमेंट दे दी, आपको पता ही नहीं चला। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बैंक कैश बुक में बैंक पासबुक में और बैंक की कैश बुक में, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैंक अपने यहाँ लिख देता है और आप अपने घर पर नहीं लिख पाते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं आप अपने घर लिख गए लेकिन बैंक में नहीं लिखी गई। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। जैसे आपने किसी का चेक था, ठीक? आपको चेक मिला, आपने उस चेक को बैंक में जमा करना था। आपने अपने यहाँ तो वो जमा कर दिए, 10,000 का चेक मिला, आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए और उस चेक को सोचा कि चलो इसको बैंक में जमा करके आते हैं। लेकिन जैसे ही बैंक में आप जमा करने जा रहे थे, रास्ते में आपको कोई मिल गया, आपको कुछ और काम याद आ गया, आप कहीं और चले गए। तो उससे क्या होगा? वो बैंक में जमा नहीं हुआ। और जैसे ही आप अपने सारे कागज घर पर आकर वापस रखे तो वो उसी में चेक रह गया। वो चेक बैंक में नहीं पहुंचा, आप उसको पहुंचाना भूल गए। तो क्या होगा? घर पर तो 10,000 रुपये जमा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जमा नहीं हुए। आगे और एंट्री आती जाएंगी तो क्या होगा? घर पर तो पैसे ज्यादा जमा होंगे, लेकिन बैंक में कम जमा होंगे। तो भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। खैर, अब आगे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक अब आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। खाता धारक की बैंक पासबुक में निम्नलिखित की प्रतिलिपि है। तो आप देखिए, जो यहाँ पर बैंक पासबुक कह रहे हैं ना, बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ। तो ये किसकी कॉपी होती है? क्या ये बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम की होती है, या आपकी अकाउंट इन द बुक ऑफ द बैंक, या बैंक की पुस्तकों में खाता जो होता है उसकी कॉपी होती है, या ग्राहक की कैश बुक में नगद कॉलम की होती है, या उपरोक्त सभी की होती है? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, खाता धारक की कैश बुक में बैंक कॉलम, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसकी होगी, या खाता धारक की कैश बुक में बैंक कॉलम, या बैंक की पुस्तकों में खाता, या जो बैंक की पुस्तकों में खाता है उसकी होगी। तो ग्राहक का जो बैंक में ग्राहक का अकाउंट है, खाता है, उसकी कॉपी होती है ये, क्या? बैंक पासबुक। ठीक है, इसमें केवल बैंक ही एंट्री कर सकता है, ग्राहक इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है ताकि नीचे उल्लेखित शेष के बीच अंतर का समाधान किया जा सके। तो किसके बीच में होगा जिसका समाधान किया जा सके? किस किस के बीच में हो सकता है जिसका समाधान किया जा सके? देखिए, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस द बैंक एंड कैश बैलेंसेस, बैंक में और कैश बैलेंसेस जो होंगे उन दोनों का जो अंतर आ रहा है, इसलिए तैयार किया जाता है। या अगर डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेज इन द बैंक पासबुक इन द बिगिनिंग एंड एंड, बैंक की पासबुक में शुरू में कितना पैसा था, लास्ट में कितना पैसा था, इसलिए। या डिफरेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड
कैश बैलेंसेज, बैंक पासबुक और कैश बुक के शेष के बीच जो अंतर आ जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर डी आंसर, सी आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रिकंसिलेशन, बैंक समाधान इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है? नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। या अ पार्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, या सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है। या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये डबल एंट्री सिस्टम का या सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ कहा गया है अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कह रहे हैं नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सही कह रहे हैं, पार्ट नहीं होता। कह रहे हैं अब पार्ट होता है सिंगल एंट्री सिस्टम का, ऐसा भी नहीं है। तो सही क्या होगा? बी होगा, कि ये पार्ट नहीं होता है आपके डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक समाधान विवरण पत्र एक रोकड़ बही का भाग है, बैंक खाते का एक भाग है, पासबुक का भाग है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये किसी का भी भाग नहीं होता है। ये क्या होता है? ये किसी का पार्ट, ना ही पासबुक का, ना ही बैंक का, ना ही कैश का। ये किसका होता है? ये अलग से इन दोनों को दूर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है कैश बुक में 1,000 रुपये ओवरड्राफ्ट दिखाया गया। कैश बुक में क्या दिखाया जा रहा है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? और ये दिखाया गया है कि आपकी कैश बुक दिखा रही है कि आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है जितना जमा है। अब जितना जमा होता है उससे ज्यादा भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी किस में मिलती है? करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है। जब बैंक स्टेटमेंट प्राप्त हुआ तो पता चला कि देनदारों में से एक ने खाते में 400 रुपये जमा किए थे और खाते से 20 रुपए का बैंक शुल्क डेबिट किया गया था। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज, अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए बैंक कैश बुक में क्या दिखाया गया है आपको? कैश बुक दिखा रही है ओवरड्राफ्ट। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा इसके लिए। आपको क्या करना होता है? आप दो कॉलम बनाते हैं, कैश की दो कॉलम बना लेते हैं। एक होती है प्लस आइटम और एक हो जाते हैं आपके माइनस आइटम। क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और आपको इसमें जो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो याद रखना है ओवरड्राफ्ट मतलब आपने पैसा ज्यादा निकाल रखा, तो आप इस कॉलम में दिखाएंगे माइनस में। और यदि आपका पैसा जमा है तो आप दिखाएंगे कहाँ? प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। अब 1,000 को ओवरड्राफ्ट दिखाया जा रहा है, तो आप क्या लिख देंगे? ओवरड्राफ्ट। क्या लिख देंगे? ओवरड्राफ्ट। देखिए इससे आप क्या सीखेंगे? इससे आप ये भी सीख रहे हैं कि किस तरह से बैंक बीआरएस बनाया जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर किसके अकॉर्डिंग है? आपका कैश बुक के। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक के अनुसार आप ओवरड्राफ्ट दिखा रहे हैं। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब कितना है? 1,000 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए आपको दो बातें याद रखनी है। एक आपके पास है कैश बुक और एक है आपके पास पासबुक, मतलब बैंक में अकाउंट। तो अगर यहाँ पर कैश बुक दी जाती है तो आप क्या करेंगे? जो भी करेंगे माइनस प्लस जो भी करेंगे वो कैश बुक में ही करेंगे। अगर पासबुक दी जाती है तो आप माइनस प्लस पासबुक में ही करेंगे। आपको ये याद रखना। अब यहाँ पर क्या दी हुई है आपको? कैश बुक, तो आप कैश बुक में माइनस प्लस करेंगे। अब आप देखिए आगे चलते हैं। तो ये तो लिख दिया आपने 1,000। अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे कह रहे हैं आपसे कि पता चला कि किसी देनदार कोई डेटर्स था, आपके खाते में सीधा 400 रुपये जमा कर दिए। तो आप समझिए आपके खाते में मतलब, तो यहाँ पर आपने क्या बैंक ने क्या किया? ग्राहक ने सीधा जमा कर दिया। तो उसने सीधा कहाँ जमा करा होगा? बैंक में, मतलब पासबुक में 400 रुपये जमा हो गए। अब आपको क्या करना? आपको बैंक बीआरएस बनाना है। आप देखिए आप कैश बुक में लिखेंगे या पासबुक में लिखेंगे? आप 400 रुपये अगर कैश बुक में लिख देंगे तो दोनों में बराबर बैलेंस हो जाएगा। और आपको यही करना है कि दोनों को बराबर करना है। आप क्या करेंगे? कैश बुक में क्या कर देंगे? लिख देंगे, जमा कर देंगे 400 रुपये। तो 400 रुपये आप कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे प्लस कॉलम में। और क्या लिख देंगे इसको? जो यहाँ पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, तो आप यही लिख दीजिए डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिट
डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बाय आ कस्टमर। एक कस्टमर था या एक डेटर्स था, उसने 400 रुपये जमा कर दिए, बैंक में जमा हो गए थे, आपने अपने घर पर यहाँ भी जमा कर लिए, कैश बुक में भी जमा कर लिए। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 20 रुपये बैंक में डेबिट किया गया था शुल्क के लिए। बैंक ने क्या काम किया? आपके खाते से 20 20 रुपए निकाल लिए। 20 रुपए निकाल लिए, आपको थोड़ी ना पता चला। आप क्या करेंगे? आप भी अपने यहाँ से माइनस कर दोगे। कितना माइनस करोगे? 20 रुपए आप भी माइनस कर दो। अब की बार आप यहाँ पर लिख देंगे 20 रुपए। इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे बैंक चार्ज। क्या है ये? बैंक चार्ज। बैंक चार्ज। बैंक चार्ज हुआ 20 रुपए। तो ये बस ये इतना ही कॉलम था। इसके बाद अब आपको वही करना है जैसे आप अकाउंट में करते थे। आप देखिए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? इधर ज्यादा आ रही है। कितना आ रहा है? 1020 आ रहा है। और इधर कितना बैलेंस निकल कर आ रहा है इस कॉलम में? इस कॉलम में तो 1020 नहीं है। इसमें कितने कम पड़ रहे हैं? इधर कम पड़ रहे हैं 620। कितने कम पड़ रहे हैं? 620 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो इसको क्या लिख देंगे? बैलेंस। तो ये बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को आपको याद रखना है, ये आंसर है आपका। इसे आप क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ तो ये भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा। तो आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर, देखिए कैश बुक का दिया हुआ था तो ये आ जाएगा एज पर पासबुक। तो ये आ जाएगा एज पर पासबुक, और ये हो जाएगा आंसर आपका। आपने देखा क्या रहा है आंसर? 620 रुपए। अब आप आंसर में देखेंगे 620 रुपए। पहली बात तो एक ही जगह आंसर आ रहा आपका, बी सही हो गया। लेकिन फिर भी डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है ये याद रखो। देखिए अगर आपका पासबुक का, ये भी मैं थोड़ा सा आपको इसको भी ले लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये समझना भी जरूरी है, तो इसको भी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो याद रखना, देखिए आपका पैसा जमा है, आप कहेंगे फेवरेबल बैलेंस या बैलेंस? बैलेंस। बैलेंस इन बैंक। तो बैलेंस कब हो सकता है आपका बैंक में? वो सुनिए, अगर आपका पासबुक का तो है क्रेडिट सेल्स, पासबुक का क्रेडिट सेल्स, और साथ में कैश बुक का डेबिट सेल्स, कैश बुक का डेबिट सेल्स। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक में आपका पैसा जमा है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट आपने ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, ओवरड्राफ्ट की अगर बात करें, ओवरड्राफ्ट कब होगा? ओवरड्राफ्ट जब होगा आपका, अगर आपकी जो पासबुक है, आपकी पासबुक है वो क्या दिखा रही है? वो पासबुक का तो आएगा आपका डेबिट सेल्स, डेबिट बैलेंस। अब बात करेंगे कैश बुक की। तो कैश बुक में क्या होगा? कैश बुक। तो कैश बुक का क्या हो सकता है? कैश बुक का होगा क्रेडिट सेल्स। अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा? ओवरड्राफ्ट होगा। और याद रखना पैसा जमा है तो वो फेवरेबल होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। और अनफेवरेबल बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो वही आंसर में दिया हुआ था कि आपको बताना था आंसर में। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, तो पासबुक का डेबिट आ रहा है, तो डेबिट का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट। क्योंकि पासबुक का डेबिट आ रहा है, कैश बुक का डेबिट होता तो पैसा जमा होता। तो इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ अगर आप मोहन की बैंक समाधान विवरण पत्र 3800 के चेक जमा किए गए थे, लेकिन बैंक द्वारा जमा नहीं किए गए। 3500 रुपए के चेक जारी किए गए थे, लेकिन उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। कैश बुक के अनुसार उसका जो बैंक बैलेंस है वो 25,000 है। किसके अनुसार? कैश बुक के अनुसार। कैश बुक के अनुसार 25,000 का बैलेंस दे रखा है। पासबुक विवरण के अनुसार बैलेंस होगा, तो पासबुक के क्या अनुसार होगा? तो जल्दी से यहाँ भी वही बनाइए। क्या बनाना है आपको? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। और कैसे बनाना है? दो कॉलम बनाने हैं। एक प्लस का कॉलम होगा, एक कॉलम क्या होगा? प्लस, और एक हो जाएगा माइनस। दो कॉलम बनाने हैं आपको। और इसमें क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे लिख देंगे आप पर्टिकुलर, पर्टी पर्टिकुलर्स। क्या बना रहे हैं हम? बी आर एस बना रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैश बुक का। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है जो भी करना है आपको अपनी कैश बुक में करना है।
ठीक है। एक कहाँ पर मान लूं मैं, यहाँ मान लेता हूँ। ये है आपकी कैश बुक और इधर है आपकी ये पासबुक। देखिए बैलेंस कितना दिया हुआ है, 25,000। तो इसको यहाँ लिख लेते, क्या था ये, बैलेंस था। तो बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अनुसार देख लेते हो, प्लस वाला है ना। अगर माइनस का होता तो यहाँ लिखते ओवरड्राफ्ट का, तो ये प्लस वाला है तो इधर लिख देते हैं जमा है पैसा 25,000। ठीक है। अब देखिए क्या करा, मोहन ने बैंक समाधान में 3,800 के चेक जमा किए थे, लेकिन बैंक द्वारा जमा नहीं हुए। अब आप देखिए, जब मोहन ने जमा किए होंगे तो अपने घर पर अपनी कैश बुक में तो लिख के गया होगा। कितने लिख दिए होंगे अपने यहाँ, तो 3,800 रुपये लिख दिए होंगे। लेकिन बैंक में लिखे नहीं गए, पासबुक में लिखे नहीं गए। अब आप बताइए दोनों को बराबर कैसे करोगे। या तो आप पासबुक में लिख दो 3,800 रुपये, आपके भी घर 3,800 रुपये लिखे थे और यहाँ पर भी लिख जाएंगे। या आप अपने घर से हटा दो। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर कि कौन सा मेथड है, यहाँ क्या दिया हुआ। आप ये देखिए क्या दिया हुआ, बैंक यहाँ दिया हुआ है कैश बुक के अनुसार बैलेंस। आप जो भी करेंगे, माइनस करो या प्लस करो, अपनी कैश बुक में ही करोगे। अब कैश बुक में से क्या करोगे, देखिए पासबुक तो है खाली, खाली पड़ी है, खाली डिब्बा। लेकिन कैश बुक में कितने हैं, 3,800 रुपये। तो आप अपने यहाँ से इनको हटा दो, तो दोनों खाली हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। बस आपको ये बराबर ही करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या था और इसको आप माइनस कर देंगे। कितना, 3,800 रुपये, 3,800 रुपये। ठीक है, माइनस कर दिए। और क्या लिखेंगे इस पर, चेक जमा किए थे लेकिन जमा नहीं हुए। चेक नोट डिपॉजिट इन द बैंक, चेक नोट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन द बैंक। और कितने थे ये, 3,800। अब देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया यहाँ पर जो 3,500 रुपए के चेक जारी किए थे, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। देखिए जिसको आपने चेक दिया था, तो आपने अपने घर से तो कम कर दिए होंगे पैसे, आपने तो अपने घर से कम कर दिए होंगे 3,500 रुपये। लेकिन वो बैंक में लेने नहीं पहुंचा, बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो आप अपने यहाँ क्या करेंगे, वापस से ऐड कर दीजिए, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए कितने, 3,500। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चेक इशूड किया आपने, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक, बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, 3,500 रुपये। बस अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का हो गया टोटल का। आप उधर देखेंगे ज्यादा बैलेंस आ रहा है, इधर आपको कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है आपका। तो जो भी आपका आ रहा है उसको आप दोनों तरफ का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके इधर का कितना आ रहा है यहाँ बैलेंस। तो इधर आ रहा है आपका 25 और 28,500, इधर आ रहा है 28,500 बैलेंस। और इसी इधर ही लिख देंगे टोटल जो आ रहा है, सॉरी बैलेंस नहीं टोटल, और इधर भी 28,500 आप इधर लिख देंगे। अब आप देखें कि इधर पूरा है, नहीं इधर कम है। कितना कम आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर आपका कम आ रहा है। आप 3,800 रुपये कम कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएंगे आपके 24,700 रुपये। तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 24,700 रुपये। और इस बैलेंस को आप क्या लिखेंगे, इस बैलेंस को लिखेंगे आप, क्या दिया था देखिए, यहाँ दिया हुआ था 25,000, कैश बुक के अनुसार बैलेंस था। तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। आप इसको लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, के पासबुक के अनुसार कितना बैलेंस है, कितना है पासबुक के अनुसार, 24,700। और यही आपका आंसर होगा, 24,700। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 24,700। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24,700 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पासबुक के बारे में, पासबुक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, पासबुक के। तो कह रहे हैं इट इज द बैंक इशूड बाय द बैंक शोइंग द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर। कि ये क्या होता है, ये होता है इट इज अ बुक। ये एक बुक होती है जो कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, जो दिखाती है डिटेल, जिसमें डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, कस्टमर के ट्रांजैक्शन की। बात सही है। दूसरा कह रहे हैं ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक।
के सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस पासबुक में रिकॉर्डेड किए जाते हैं बैंक के द्वारा। ये भी बात सही है। कह रहे बैंक बैलेंस ऑफ द पासबुक फाइंड अ प्लेस इन द बैलेंस शीट। और बैंक का जो पासबुक होता है उसको आप प्लेस करते हैं बैलेंस शीट में, ये ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो आंसर सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन वन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है आपका, बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है। तो ये कब तैयार किया जाता है, जब एक सप्ताह हो जाता है तब, जब एक सप्ताह हो जाता है तब, या एक सप्ताह हो जाएगा तब, या एक महीना हो जाएगा हर महीने के लास्ट में, या अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में, या जब भी आप बैंक स्टेटमेंट को प्राप्त करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। जब भी आप एक बैंक स्टेटमेंट को रिसीव करते हैं और आप देखते हैं कि उसमें बैलेंस जो है आपके वो सही नहीं आ रहे हैं, तो इसको आप बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है रोकड़ पुस्तक में, और नेक्स्ट है आपका रोकड़ पुस्तक एवं पासबुक के शेष का मिलान करने वाले विवरण का नाम क्या है। तो जिसमें इनका मिलान करते हैं वो तलपट होगा, तुलन पत्र, बैलेंस स्टेटमेंट होगा, या प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होगा, या मोर देन वन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या नाम दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और जबकि होता क्या है, सही होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन बीपीएससी ने ऐसा ही पूछा था, बीपीएससी ने ऐसा ही पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर आंसर भी यही था, सी। तो उसने बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी कह दिया। तो आपको ये याद रखना है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बैंक समाधान विवरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से बैंक समाधान विवरण के बारे में सत्य क्या है। बैंक के लिए इसे तैयार करना आवश्यक होता है, या इसे बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, या यह अनिवार्य होता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बैंक के लिए इसे तैयार किया जाता है, इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक टू प्रिपेयर इट, बात ठीक नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, ये बैंक के द्वारा भी तैयार नहीं किया जाता है क्योंकि बैंक होल्डर करता है। ये अनिवार्य भी नहीं होता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको तैयार ही करना है। तो सही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नन ऑफ द अबव, डी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है तो चेक के माध्यम से किए गए भुगतानों को जानने के लिए, या पासबुक के बुक में त्रुटि को जानने के लिए कि बैंक पासबुक में क्या त्रुटि हुई है, या कैश बुक बैलेंस की पासबुक के बैलेंस से तुलना करने पर अंतर का पता लगाने के लिए, या ये सभी। तो देखिए चेक के माध्यम से भुगतान किए जाने के लिए ये नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जब कैश बुक और बैंक पासबुक में डिफरेंस आ जाता है, उन डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कैश बुक शेष में समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। एरर इन द एरर इन द पासबुक, यानी पासबुक में त्रुटि होने पर चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ किया गया, या जमा किया गया लेकिन संशोधन समाधान नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सभी होंगे। अगर बैंक पासबुक में त्रुटि होगी हो, चेक जारी किए गए हो लेकिन उनका भुगतान ना किया गया हो, चेक जमा किए गए हो लेकिन उनको कलेक्ट नहीं किया गया हो, ठीक है, क्लियर नहीं किया गया हो, तो ये सभी बातों में क्या होगा, अ, समायोजन की आवश्यकता होगी। कैश बुक के शेष में समायोजन की आवश्यकता होगी यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बैंक समाधान विवरण पत्र की शुरुआत। तो बैंक कहते हैं कि कैश बुक के बैंक बैलेंस से की जा सकती है, या कैश बुक के कैश बैलेंस से की जा सकती है, पासबुक के बैलेंस से की जा सकती है,
या कैश बुक या पासबुक के बैलेंस से की जा सकती है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि देखिए क्या आपका बैंक बैलेंस हो या कैश बुक का बैलेंस हो, मतलब बैलेंस जो हो आपका कैश बुक का हो या पासबुक का बैलेंस हो, कोई से भी शुरुआत की जा सकती है किसकी, बैंक समाधान विवरण पत्र की। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो इसको कौन तैयार करता है, बैंक तैयार करता है, या अकाउंट होल्डर जो होता है वो तैयार करता है, या फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा हुआ भी है। तो जो बैंक जिसका खाता होता है बैंक में वही इसको तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका बैंक समाधान विवरण विवरण निम्नलिखित में से तुलना करके तैयार किया जाता है। पासबुक में प्रविष्टि की तुलना कैश बुक की बैंक कॉलम से प्रविष्टि की तुलना की जाती है, या बैंक पासबुक में प्रविष्टि की तुलना कैश बुक के नगद कॉलम की प्रविष्टियों की तुलना से की जाती है, या बैंक पासबुक यह है आपका बैंक पासबुक में प्रविष्टियों की तुलना कैश बुक के बैंक कॉलम और नगद कॉलम में प्रविष्टियों से की जाती है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सभी यहाँ पर सही है, किसी की भी तुलना किससे की जा सकती है, तो आप ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि इस चैनल के बनाने का पर्पज पूरा हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो आपको प्रोवाइड हो रही है। जो लोग परचेज नहीं कर सकते हैं पेड कोर्स, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।